सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें जिस पाठ को अब हम समझने का प्रयास करेंगे उसका नाम है संसाधनों से परिचय। संसाधन याद तो है ना? बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये नाम तो सुना है लेकिन इसका अर्थ भूल जाते हैं। तो देखिए, संसाधन का मतलब है वो सारी वस्तुएं जो हमारे आसपास भी हैं और हमारे किसी न किसी ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। याद आया? यानी जो भी कोई वस्तु, चाहे वो हमें प्रकृति ने दी है, चाहे वो हमें किसी मानव ने बनाई है, अगर वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने इस वर्कशीट की। सबसे पहली जो गतिविधि है वो है अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और उनका एक एक उदाहरण भी दे रखा है। आपको अपनी समझ से कुछ और उदाहरण भी लिखने हैं। जैसे पहला है घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? जैसे ईंट, और वो किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। इसी तरह से सरिया भी तो लगता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरिया, जो कि किससे बनता है? लोहे से बनता है, लोहा। ठीक है। फिर अगला है घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर में तो बहुत सारी सामग्री प्रयोग होती है ना। जैसे बेड, जो पलंग है आपका, वो लकड़ी से बनता है। इसी तरह से आपके घर में पंखा भी यूज़ होता होगा, वो किससे बनता है? लोहे से बनता है। ठीक है, ये भी एक धातु हो गई। फिर रसोई में प्रयोग होने वाली सामग्री, जैसे चम्मच। चम्मच किससे बनती है? स्टील से बनती है। उसके अलावा कप भी हो सकता है। ठीक है, वो किससे बनता है? कांच से बनता है। यहाँ पे कांच लिख सकते हैं। इसके और उदाहरण भी आपको लिखने हैं। देखिए, मैं तो आपकी सहायता सिर्फ एक एक उदाहरण के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सा समझ लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ और भी उदाहरण लिखने हैं। फिर है प्रकृति से प्राप्त चावल है, गेहूँ भी है। वो भी तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है या नहीं करता? जल्दी बताइए। ठीक है। फिर इसके बाद है, ये तो था भोजन जो हम खाते हैं। फिर वस्तुओं के प्रकार जो हम पहनते हैं, जैसे कमीज़ पहनते हैं, वो सूती होती है। इसी तरह से कोई नायलॉन या पॉलिस्टर का कपड़ा भी हम पहनते होंगे, नायलॉन, है ना। फिर क्यों है तो वो भी वस्त्र और हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। और अन्य कोई वस्तु जैसे कि ईंधन यानी कि पेट्रोल। इसी तरह से आप मान लीजिए कोयले का भी प्रयोग करते हैं। कोयला भी तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना। और बहुत सारे ईंधन हैं, जैसे सौर ऊर्जा भी है और पवन ऊर्जा भी है। ये सारे के सारी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब फिर दूसरा प्रश्न है कि अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणी में विभाजित कीजिए। जो ऊपर हमने वस्तुएं लिखी उनको हमने 2 श्रेणियों में विभाजित करना है। जैसे वे वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य, यानी उनका कुछ रुपए पैसे में कुछ ना कुछ मूल्य है, जो अभी ऊपर हमने वस्तुएं लिखी ना वो वाली, जैसे कि ईंट, ठीक है, और पलंग। भाई आप इनको खरीदने जाते हैं ना, इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। फिर चम्मच भी है। इसके अलावा चावल, ठीक है, कमीज़। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनका आर्थिक मूल्य है, यानी इनको खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, यानी रुपए देने पड़ते हैं। और वे वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना, मान लीजिए जैसे मिट्टी है। मिट्टी तो आपके चारों तरफ पड़ी हुई है ना। उसको उठाने के लिए आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना ना। या अगर लकड़ी है, लकड़ी जैसे पेड़ पर लगी हुई है, तब उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर आप खरीदने जाओगे, उसका कुछ फर्नीचर बनवाओगे, तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब आगे है
कि आपको बताना है कि भाई क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर है तो मैं इसका आपको कारण बताना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया, तो देखिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि एक पेड़ की लकड़ी जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है लेकिन उसका फर्नीचर बना दिया जाए तो वह महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है समय और तकनीक, दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में उगने वाली किसी औषधीय पौधे जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, शायद आज उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है तो उस पर पेटेंट करवा लेती है, तो वह संसाधन बन जाती है। अब आपको पता चला, यानी किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई आपके आसपास, जैसे इसमें उदाहरण ही दे रखा है, भाई जंगल में कोई एक ऐसा पौधा है जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू यानी औषधीय उसकी मूल्य है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन यदि समय और तकनीक यानी कुछ समय के बाद और तकनीक की मदद से अगर किसी दवा बनाने वाली कंपनी ने उससे दवाई बना ली और उसको अपने नाम से रजिस्टर करा लिया, तो अब क्या हो गया, वही चीज़ क्या बन गई, संसाधन बन गई। तो अब आपको समझ में आया। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया तकनीक, नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, यानी जब हम नई वस्तुओं का आविष्कार करते हैं तो जो उसके लिए हम नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हैं उसे हम तकनीक कहते हैं। और एक शब्द आया पेटेंट, इसका तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार कर लेना, यानी जो भी हमने खोज की उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार हो, उसको हम ही यूज़ कर पाएंगे, मतलब उसका नाम, तो उसको हम पेटेंट कहते हैं। देखिए, फिर है कि अपने परिजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु पहले वे उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो आपके माता पिता के समय या दादा दादी के समय नहीं थे, लेकिन आज आप उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन आप तो बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, और अब करना ही पड़ रहा है, क्या करें, कोरोना का टाइम है, तो मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। और कौन सा है, टीवी शायद उस ज़माने में नहीं था जब आपके दादा दादी थे। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर। और कौन सी चीज़ है, स्मार्ट वॉच, यस, पहले थी, बिल्कुल भी नहीं थी, स्मार्ट वॉच आदि। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं और वो पहले नहीं थे। तो फिर दूसरा है कि सोचिए किस वजह से आज आप इनका प्रयोग कर पा रहे हैं, तो वही एक चीज़ है, कौन सा, समय और तकनीक के कारण, समय और तकनीक के कारण। भाई यही दो चीज़ें हैं ना, इनके कारण ही तो आज हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये थी ही नहीं, लेकिन समय बीतने पर, तकनीक आने पर हम इनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो अब आगे देखिए, आगे क्या है, उपरोक्त गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना ज़रूरी है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना ज़रूरी है। भाई इसका उत्तर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आप उत्तर इसमें से ऐसे लिख लेना। एक तो वह मानव के लिए उपयोगी हो, वह मानव के लिए उपयोगी हो। एक बात तो ये, भाई उपयोगी होगी तभी तो वह संसाधन बनेगी। और दूसरी बात है कि वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। तो ये जो दो बातें हैं, ठीक है, ये जो दो बातें हैं वो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधनों के रूप में परिवर्तित होती है। अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो अभी अभी हमने उसको डिस्कस भी किया था। इसका उत्तर क्या होगा भाई, देखिए दो घटक कौन से हैं, समय और तकनीक। समय और तकनीक, ये दो
घटक हैं जिनसे वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और अपने आसपास से कोई उदाहरण दीजिए। देखिए जैसे एक लोहार होता है ना, उसके पास तो केवल क्या है, लोहा है। वो लोहार जो है वो तकनीक के द्वारा, इसका उत्तर मैं ये लिख रहा हूँ, तकनीक के द्वारा क्या करता है, लोहे की कई वस्तुएं बना देता है। ये इसका उदाहरण हो गया, कई वस्तुएं बना देता है। ये इसका उत्तर हो गया। आप इसको यहाँ से आराम से आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, तालिका 1 में हमने कौन कौन सी वस्तुएं देखी थी, मिट्टी और लकड़ी। ये दोनों ही कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, कोई बनाता तो नहीं है ना इन्हें। और दूसरा है कि वह वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऊपर समझी थी, ईंट, पलंग या बेड भी कह सकते हैं, चम्मच, और बताइए कमीज़। ये सारे क्या हैं, वो जिन्हें मानव ने बनाया है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।